रुद्र अपने आपे में नहीं था। वो लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। समझोगे ना मेरी ये बात? तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मैं तुमसे बस। रुद्र बुदबुदाता हुआ अचानक ही जमीन पर गिर गया कि तभी रुद्र के कान में एक हल्की सी आवाज पड़ी। सुनो ना, तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम सच में मेरे पास हो? चलो जमीन से उठो और बेड तक चलो। मैं पहले से इतना गिरा हुआ था और अब तो तुम्हारी नजरों में और भी गिर गया हूँगा मैं। कैसे उठूं अब मैं? अरे बाबा, जमीन से उठो। तुम कहती हो तो मैं बेड पर जाऊंगा, लेकिन तुम अगर पास होगी तो मेरा मन काबू में नहीं रहेगा। तुम शहर पहुंच गई होगी ना, तुम मुझे याद करोगी ना वहां जाकर। मैं जानता हूं तुम सच में नहीं हो, सिर्फ मेरा मन है जो तुम्हें सामने देख रहा है। रुद्र बेड पर लेट गया और एक बार फिर से उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला। रुद्र ने महसूस किया कि उसके सीने पर प्रत्यक्षा का सिर था और प्रत्यक्षा उससे लिपटी हुई बेड पर ही लेटी हुई थी। प्रत्यक्षा को देखते ही रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए प्रत्यक्षा से कहा, तुम्हारे इन साए से ही अब शायद मेरा रिश्ता बन गया है। हर पल मुझे तुम नजर आ रही हो। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र के करीब आई और रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र की धुंधली सी आंखों में प्रत्यक्षा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा रुद्र के इतने करीब थी कि रुद्र की सांसों से प्रत्यक्षा की जुल्फें टकराने लगी थी। कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। प्रत्यक्षा के साए को अपने इतने करीब देखकर रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कमर पर हाथों को रखा। पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही तो सुनना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा रुद्र के आंसुओं को पोंछते हुए उसे देखने लगी। इस पर रुद्र की धड़कनें अचानक ही बढ़ने लगी। रुद्र जानता था कि यह हकीकत नहीं थी, यह सिर्फ प्रत्यक्षा का वो ख्याल था जो रुद्र की आंखों को घेर रहा था। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र की नम आंखों को चूमते हुए उसे अपनी सांसों में ही कहने लगी, अगर तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारी परछाई बनूंगी। अगर तुम रो रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए वो कंधा बनूंगी जिस पर अपना सिर रखकर तुम रो सको। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हारा सिरहाना बनूंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे होठों की मुस्कान बनूंगी। रुद्र ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने प्रत्यक्षा की जुल्फों को उसके चेहरे से हटाकर प्रत्यक्षा के गाल को प्यार से छूते हुए उससे अपनी नींद भरी आवाज में कहने लगा, जानता हूं कि ये मेरा ख्वाब है, फिर भी मैं इस ख्वाब में ही जिंदगी भर जीना चाहता हूं। डर लग रहा है कि कहीं अचानक से मेरी आंख खुली तो कहीं तुम ओझल ना हो जाओ। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र के नाक को हल्के से चूमते हुए रुद्र से कहने लगी, तो फिर रोका किसने है? किस बात का डर है तुम्हें? डरता हूं तुम जैसे मासूम बच्चे पर कहीं मेरे जैसे इंसान की कोई हरकत हावी ना हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मासूम हूँ तो फिर मुझ जैसे इंसान की हिफाजत सिर्फ तुम जैसा इंसान ही कर सकता है, और इसलिए मुझे तुम्हारी हैवानियत मंजूर है। अगर तुम्हें मुझे छूने में इसलिए डर लगता है क्योंकि हमारे बीच उम्र का एक लंबा फासला है, तो आज मैं इस फासले को ही खत्म कर देती हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में लिया और फिर रुद्र की नजरों को देखते हुए अपनी आंखों को बंद किया और रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख दिए। अब तो कोई फासला नहीं है ना? अब तो मुझे खुद से अलग नहीं करोगे ना? हाँ, मैं यहाँ। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बातों को सुनते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोला, लेकिन आंखों को खोलते ही रुद्र को खुद को कमरे में पूरी तरह से अकेला पाया। कुछ देर के लिए रुद्र के लिए वो पल पूरी तरह से थम गया था।
क्योंकि आंख खुलते ही रुद्र को एहसास हुआ कि उसका ख्वाब उसकी आंखों से एक बार फिर से ओझल हो गया था। यह हकीकत नहीं थी, वो प्रत्यक्षा के साथ नहीं था, बल्कि प्रत्यक्षा के ख्वाबों में डूबा हुआ शराब के नशे में सो रहा था और प्रत्यक्षा उसके ख्वाब का ही एक हल्का सा अक्ष बनकर उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन मुझसे दूर जाकर खुश जरूर रहेगी। वो भला मुझे क्यों याद करेगी? रुद्र ने धीरे से अपने होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अचानक ही एक झटके में बेड पर उठकर बैठ गया। रुद्र ने अपने चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपने सीने पर हाथ रखकर उसने अपनी धड़कनों को महसूस किया। लगता है कि जैसे तुम यही थी। उसे खुद में ही एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। रुद्र धीरे धीरे तैयार होते हुए आकर आईने के सामने खड़ा हो गया। तो वापस से शुरू हो गई वही घटिया जिंदगी। क्या वजूद है तुम्हारा? ये कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम? तुमने तो इसे भी खो दिया जिसके साथ हमेशा रहना चाहते थे। रुद्र के सिर में अब तेज दर्द था। इस पर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब से मेरी वही पुरानी जिंदगी शुरू है जिसमें कोई खुशी ही नहीं थी, और मेरे जैसे इंसान के लिए शायद यही सबसे बेहतर जिंदगी है। रुद्र धीमे कदमों से अपने कमरे के बाहर निकला और फिर नीचे आकर बाबा साहेब के पास खड़ा हो गया। तो उठ गए तुम राजकुमार? ऐसा मुंह बनाकर काहे खड़े हो अब? इस पर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, अब जब ये सस्ती शराब पिएगा तो दिमाग तो घूमेगा ना बाबा। बैठ जाओ रुद्र, तुम्हारे लिए मंगवाते हैं कुछ। बड़े भैया, बाबा माफ कीजिएगा, मैं अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। इस पर बाबा साहेब ने रुद्र को देखते हुए जोरों से आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहुरिया, तुम नजर काहे नहीं आ रही हो? आओ और आके साथ में नाश्ता करो। इस पर रुद्र ने बाबा साहेब को सच्चाई बताते हुए उनसे कहा, बाबा, वो दरअसल बात यह है कि आपकी बहुरिया। इससे पहले कि रुद्र बाबा साहेब को सच्चाई बता पाता, पीछे से एक आवाज आई, हाँ बाबा, आ गई बस। बागीचे में पौधे लगवा दिए हैं, लेकिन कुछ और पौधे भी चाहिए होंगे, मंगवा देंगे क्या? रुद्र यह आवाज सुनते पूरी तरह से हैरान हो गया और पलटकर पीछे की तरफ देखने लगा। बाहर से वापस आती हुई प्रत्यक्षा रुद्र के ठीक सामने थी। इस पर रुद्र ने अपने सिर को जोर से झटका और फिर अपनी आंखों को मलते हुए एक बार फिर से ध्यान से देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है? क्या अभी भी मैं नशे में हूं? लेकिन रुद्र ने कुछ ही पलों में महसूस किया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि प्रत्यक्षा सच में महल के बागीचे से आते हुए नजर आ रही थी। बाबा, मैंने देखा कि वहाँ सूखे पत्तों का ढेर सा जम गया है, तो मैंने उसे साफ करने के लिए कह दिया है और चिड़ियों के लिए एक पानी का बड़ा बर्तन भी रखवा दिया है ताकि वो पानी पी सके। अरे हमारे यहाँ एक बैल भी है, उसको भी चारा डाल दो। भूखा होगा ना, काहे कि कल वो बैल दारू में डूबा हुआ था। हाँ बाबा, लेकिन मेरी बात मानिए तो इस बैल को 2 दिन चारा ही न डालिए, सारा दिमाग धरती पर आ जाएगा। रुद्र के सामने प्रत्यक्षा खड़ी हुई थी और रुद्र इस बात से पूरी तरह से हैरान था कि प्रत्यक्षा उसके सामने इस समय महल में क्या कर रही थी। रुद्र प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे तक बार बार देख रहा था। का देख रहा है बहुरिया को? खाएगा का? कल दारू में डूब के आया था तू, माफी मांग उससे। बेचारी पूरी रात तुम्हारी देखभाल में लगी रही। रुद्र इस बात से अब और भी हैरान था, क्योंकि रात में जो हुआ अभी तक उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा था। रुद्र के सामने प्रत्यक्षा थी और रुद्र इस बात से पूरी तरह से हैरान था। रुद्र ने अपनी पलकों को बार बार झपकते हुए धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर प्रत्यक्षा के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए इस बात को समझना चाहा कि क्या उसके सामने सच में प्रत्यक्षा खड़ी है या फिर इस बार भी प्रत्यक्षा के साये को अपने सामने देख रहा था। तुम सच में? प्रत्यक्षा के कंधे पर हाथ रखते ही रुद्र को महसूस हुआ कि इस बार प्रत्यक्षा सच में उसके सामने थी। इस पर प्रत्यक्षा ने एक झटके से रुद्र का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बाबा साहेब से कहा, बाबा,
यहाँ खड़े लोगों से कह दीजिए मुझे उन लोगों से बात नहीं करनी जिनके खुद के पैर ढंग से संभल नहीं सकते। प्रत्यक्षा ने पहली बार रुद्र को इस तरह से सबके सामने ताना दिया था। इस पर बाबा साहेब ने पलटकर समर्थ की तरफ देखा और दोनों ही आपस में मुस्कुराने लगे। बहू, माफ कर दो ईका, पहली बार आखिरी गलती थी उसकी। वैसे तुम बताओ, सुबह सुबह तुमको पौधे लगाने का सूझा? प्रत्यक्षा, समर्थ और बाबा साहेब आपस में बात करने लगे, लेकिन रुद्र अभी भी हैरानी से प्रत्यक्षा को ही देख रहा था। इस पर बाबा साहेब ने नाश्ता करते हुए समर्थ से कहा, और वो नवाबजादा कहाँ है? इसके कमरे में कोई पैर नहीं रख सकता। उनसे कहो कि धरती पर पैर रखने का वक्त आ गया है, सुबह हो चुकी है। बाबा, वो सुबह ही कहीं बाहर चला गया था। जाते हुए उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है, दोपहर तक वापस आ जाएगा। बाबा, वो आपने कुल देवी की पूजा की जो बात की थी ना, मैंने उसके लिए सामान मंगवा लिया है। बस कुछ ही तैयारियां बाकी है। सारी तैयारियां कर लो, कल सुबह हम कुल देवी के दर्शन के लिए निकलेंगे। पूर्णिमा आ रही है। दर्शन करने के बाद पूरे गांव में भंडारा रखना है। 15 दिन तक गांव के कोई भी घर में चूल्हा ना जले, ऐसा इंतजाम करवाना है इस बार। रुद्र अभी भी हैरानी से सिर्फ प्रत्यक्षा को ही देख रहा था। इस पर बाबा साहेब की नजर जब उस पर पड़ी तो उन्होंने रुद्र को डांटते हुए कहा, अरे अब का घूर घूर के हमारी बहुरिया को जलाकर राख कर दोगे का? काहे घूर रहे हो उसको? इससे यहाँ नहीं होना था, लेकिन यहाँ है क्यों? इस पर प्रत्यक्षा ने माथा समेटकर रुद्र को देखा और फिर बाबा साहेब से कहने लगी, बाबा, मैं चलती हूँ फिर। मुझे बाकी लोगों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे बता देना कि क्या इंतज़ाम करने हैं। और आपने जो सामान रखने को दिया था वो मैंने रखवा दिया है। इतना कहकर प्रत्यक्षा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इस पर बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को देखते हुए समर्थ से कहा, कुछ तो बात है हमारी बहुरिया में, वरना इस उल्लू को ताना देने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं है। और देखो कैसे चुपचाप से इसने सुन भी लिया। बाबा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आया। इतना कहकर रुद्र भी अपने कमरे की ओर चल पड़ा। रुद्र को जाते हुए देखकर समर्थ ने बाबा साहेब से कहा, बाबा, हमका का लगता है कि दोनों में शायद झगड़ा हुआ है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ताने देने से चूक नहीं रहा। हमें तो मजा आ रहा है। बहुरिया को देख के लगता है कि घर में बच्चे होना बहुत जरूरी है। घर का माहौल अच्छा रहता है और बिगड़े हुए बैल एकदम सीधे बन जाते हैं। इधर रुद्र प्रत्यक्षा के पीछे पीछे कमरे तक आया। प्रत्यक्षा कमरे की अलमारी में कपड़ों को ठीक कर रही थी। रुद्र गुस्से में ही कमरे के अंदर आया और कमरे के दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही प्रत्यक्षा ने पलटकर रुद्र की ओर देखा। इस पर रुद्र तेज कदमों से प्रत्यक्षा के पास आया और फिर प्रत्यक्षा से पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस कैसे आए तुम यहाँ? तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि यहाँ नहीं आना चाहिए था? मैं भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन बस इतना याद रखना कि मैं यहाँ वापस नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ लाया गया है। क्या बकवास कर रही हो? लाया गया है? इसका क्या मतलब है? कौन लाया है तुम्हें? कार्तिक लेकर आया है मुझे यहाँ वापस। रुद्र अब और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो प्रत्यक्षा को शहर छोड़ने जा रहा था। इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। खुद प्रत्यक्षा भी नहीं जानती थी कि रुद्र उसे कहाँ ले जा रहा था। ऐसे में आखिरकार कार्तिक प्रत्यक्षा की मदद कैसे कर सकता था? एक मिनट, पूरी बात क्या है ये मुझे बताओ। कार्तिक तुम्हें यहाँ कैसे लाया? अरे ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। उसने तुमसे क्या कहा और कैसे तुम मुंह उठाकर उसके साथ चल दी? वैसे ही मुंह उठाकर चल दी, जैसे तुम पर भरोसा करके चल दी थी। और तुमने मुझे महल और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। और जब मुझे यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है तो और क्यों ही वापस आऊंगी खुद से? अरे तो तुम्हारे सर पर बोझ नहीं बनूंगी वापस से, इसलिए फिक्र मत करो। मैं जितने दिन भी यहाँ पर हूँ तुमसे दूर रहूंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। अब मुझसे बकवास करना बंद करो तुम। रुद्र प्रत्यक्षा की नाराजगी को अच्छी तरह से समझ रहा था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा से वापस से पूछा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो पहले।
कार्तिक तुम्हें यहाँ वापस कैसे लाया? अपनी बाहों में उठाकर लाया था मुझे वापस वो। तुम्हें कोई परेशानी है? बोझ को सर से उतार के फेंक दिया था ना तुमने, तो अब इतना नाटक किस बात के लिए? क्या? तो तुम जाकर अपने भाई से पूछो जो पूछना है। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम नहीं सुनना मुझे कुछ भी। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बात का जवाब दिए बिना ही वापस अलमीरा के कपड़े को ठीक करने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को खींचते हुए उसे अपनी ओर मोड़ा और फिर उससे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें यहाँ से भेज रहा था तो उसकी एक वजह थी। मुझे पूरी बात बताओ, उसने तुम्हें क्या कहा और तुम्हें वापस यहाँ पर कब लाया वो? अपने हाथ को रुद्र की पकड़ से एक झटके से छुड़ाते हुए प्रत्यक्षा ने गुस्से में ही रुद्र को पीछे की तरफ धकेल दिया। मुझसे इस तरह से बात मत करो। बोझ हूं ना मैं? तो जाकर अपनी आजाद जिंदगी जियो तुम। मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और सुन लो तुम। अगर अपने दिल की बात साफ साफ नहीं कह सकते हो तो खाक मर्द हो तुम। और तुम्हें अगर इतनी तकलीफ है मुझसे तो मैं किसी और के कमरे में रुक जाऊंगी। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए पहले तो खुद को शांत किया और फिर प्रत्यक्षा को समझाते हुए कहने लगा, देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो सब मैंने इसलिए कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम मुझ पर बोझ हो या मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बात को नजरअंदाज करते हुए खुद ही बड़बड़ाते हुए कहा, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन उस दिन तुम्हारे मुंह से ही सारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। और फिक्र मत करो, तुम जहां पर भी होगे मैं उस जगह से हट जाऊंगी और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुमने खुद अपने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ दिए थे। और वो रिश्ता भी किस काम का, जो बस जबरदस्ती जोड़ा गया था, जिसमें तुम्हारा दम घुट रहा था। तो अब तो तुम्हारे ऊपर मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो बस अपनी जिंदगी जियो जिसकी चाहत है तुम्हें। तो तुम अब कार्तिक की बात पर ज्यादा भरोसा करोगी? तुम उसके साथ वापस आई और जैसा कि तुमने बाबा से कहा कि उसने तुम्हें बताया कि वो कब आएगा, ये चल क्या रहा है? तुमसे कहा था ना मैंने कि बाकियों की बात पर भरोसा मत करो, दूर रहो उनसे। तो जिस पर भरोसा किया था उसने कौन सा मेरा साथ दे दिया? उसने भी तो बीच रास्ते में मुझे छोड़ ही दिया था ना। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि किस पर भरोसा करूं या किस पर ना करूं? इतना बोलते हुए प्रत्यक्षा वापस से अपना काम करने लगी और रुद्र कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन अचानक ही रुद्र के कदम रुक गए। उसे याद आया कि बाबा साहेब ने कहा था कि प्रत्यक्षा ने रात में काफी मुश्किलों से उसे संभाला था। रुद्र को एक बार फिर से याद आया कि शराब के नशे में उसने देखा था कि वो प्रत्यक्षा के साथ था। रुद्र ने अपनी आंखों को जोरों से मींचते हुए अपने मुंह पर अपने हाथ को रख लिया और फिर गहरी सांस लेते हुए मन में सोचने लगा, ये क्या हुआ? कहीं मैंने शराब के नशे में कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी? क्या वो सच में मेरे साथ रही या फिर मैं भ्रम में था? मैंने उसके साथ नहीं, वो तो मेरा सपना था ना। या फिर मैंने सच में वो सब इसके सामने बक दिया? अगर ये रात में ही वापस आई तो क्या रात भर हम दोनों साथ थे? रुद्र ने पलटकर प्रत्यक्षा को देखा। इस पर प्रत्यक्षा आराम से अपना काम कर रही थी, लेकिन रुद्र ने फिर भी प्रत्यक्षा से हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब तुम जब कल वापस आई तो क्या मैं यहाँ कमरे में था? क्या रात भर हम दोनों साथ थे? क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? रुद्र का सवाल सुनते ही प्रत्यक्षा रुद्र को हैरानी से देखने लगी। इस पर रुद्र बोलते हुए और भी ज्यादा हिचकिचाने लगा, नहीं, मैं बस इतना कह रहा था कि क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? प्रत्यक्षा रुद्र को घूरते हुए धीमे कदम से रुद्र के पास आई। प्रत्यक्षा के चेहरे को देखकर रुद्र और भी ज्यादा नर्वस होने लगा था। इस पर प्रत्यक्षा रुद्र को ऊपर से नीचे देखते हुए कहने लगी, हाँ, बहुत कुछ हुआ था। किसी ने मुझे बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया था। कल किसी ने मेरा दिल भी तोड़ा, मुझे धोखा दिया और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन तुम फिर भी अगर मुझसे पूछ रहे हो तो तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं रात भर कमरे में थी ही नहीं।
प्रत्यक्षा की बात सुनते ही रुद्र ने एक राहत की सांस ली और फिर मन में ही सोचने लगा, चलो, कम से कम तुमसे नजरें मिलाने की इज्जत तो रह गई मेरी। लेकिन फिर अचानक ही उसने माथा समेटते हुए प्रत्यक्षा से कहा, तुम मेरे कमरे में नहीं थी तो रात भर कहाँ थी? अगर तुम उस समय ही बस से उतर गई थी तो क्या तुम दोनों रात भर बाहर थे? कार्तिक के कमरे में थी। और तुम्हें कुछ अगर ज्यादा जानना है तो अपने भाई से पूछ सकते हो। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इस बात को किस तरह से लोगे, लेकिन मैं वहीं उसके कमरे में ही थी। क्या मतलब बात को कैसे लूंगा? और क्या पता तुम मुझे बोझ के साथ ही साथ गलत किस्म की लड़की मानने लगो। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लेकिन बाकियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए डरता हूँ कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। और ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करो। इतना कहते हुए रुद्र कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आते ही रुद्र बाहर की दीवार पर अपना सर रख के गहरी सांस लेने लगा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र अपनी धड़कनों पर अपने हाथ को रखते हुए खुद से ही कहने लगा, नहीं 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 नहीं, खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। लेकिन मेरा मन मेरा दिमाग की सुन क्यों नहीं रहा? क्यों उसे देखते ही वापस से मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी हैं? मुझे तो गुस्सा होना चाहिए कि तुम वापस क्यों आ गई, लेकिन खुशी भी इस बात की हो रही है कि तुम वापस आ गई। रुद्र जहां अब तक प्रत्यक्षा को लेकर परेशान था, अचानक ही उसने महसूस किया कि प्रत्यक्षा को अपने सामने देखने से अच्छा महसूस होने लगा था। रुद्र दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। इस पर उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी खुशी को अपने चेहरे पर आने से रोका। रुद्र को अपना ख्वाब याद आ रहा था जब प्रत्यक्षा ने रुद्र को चूमते हुए उसे कह दिया था कि वो उन दोनों के बीच के हर फासले को मिटाना चाहती है। रुद्र ने धीरे से अपने होठों को छुआ और अपनी आंखें खोली। तो क्या किस्मत सच में तुम्हें मेरे पास ले आई, या ये भी कोई इत्तेफाक है? तुम्हारे आने से मैं सच में बहुत खुश हूं। रुद्र अभी कमरे के बाहर खुद में ही खोया हुआ था कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ पड़ी, जहां से रुद्र को कार्तिक उसके पास आता हुआ नजर आ रहा था। कार्तिक को देखते ही रुद्र ने एकदम से अपने माथे को समेटा और गुस्से में ही कार्तिक की तरफ बढ़ने लगा। जहां एक और रुद्र के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था, वहीं पर कार्तिक के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। रुद्र ने गुस्से में ही कार्तिक की कॉलर को दबोचते हुए उससे दांत पीस कर कहा, तुम उसे वापस क्यों लेकर आए? आखिर तुम्हारे दिमाग में है क्या? तुमसे कहा था मैंने, मर्दों की लड़ाई में उसको शामिल मत करना। रुद्र बाबू, कितने मासूम हो तुम। लगता है तुम्हारी बीवी भी तुम पर गई है। यहाँ तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो और वो मुझ पर चाकू उठा रही थी। तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। आखिर तुम उसे वापस लेकर क्यों आए? क्या तुमने हमारा पीछा किया था? मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, उस लड़की से दूर रहो। अरे छोड़ो मुझे, नहीं जा रहा हूँ उस छिपकली के पास। तुम्हारी छिपकली तुम्हें मुबारक हो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर कार्तिक सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ चला गया और जब रुद्र छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि कार्तिक एक लकड़ी के छोटे से घर को दूर से बैठा हुआ देख रहा था। इस पर रुद्र भी कार्तिक के पास जाकर बैठ गया। कितने छोटे थे ना हम, जब यहाँ पर साथ खेला करते थे। देखो ना, आज सालों के बाद तुम हम बड़े हो गए, लेकिन ये घर उतना ही बड़ा है। अब तो शायद इस लकड़ी के घर में हम ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। मुद्दे पर आओ ना। अब हमारे बीच वो रिश्ता रह गया और ना ही हम बच्चे हैं। क्या अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर तुम्हारी ये कहानियां ही तुम सुनाते रहोगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए जो बोलना है जल्दी बोलो। और एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मुझे सीधी सीधी बात सुनना ज्यादा पसंद है, इसलिए बिना बात घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पर आओ। रुद्र बाबू, तुम्हारी बीबी पर नजर थी कुछ लोगों की। अगर उस रोज मैं उसे बस से नीचे नहीं उतारता तो मुमकिन था कि तुम्हारी बीबी उस बस से जिंदा नहीं उतरती। रुद्र ये सुनते ही पूरी तरह से चौंक गया। वो लोग तुम्हारी बीवी पर घात लगाकर बैठे थे। तुम दोनों जब यहाँ से निकले थे तब मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे और उन्होंने महल पर नजर भी रखी थी। तुम्हारे कमरे में था जब तुम्हारी बीवी बेहोश थी। उस रात पट्टियां करते हुए कुछ लोगों ने इस महल पर नजर रखी थी, तो मैंने अपने आदमियों से उनका पीछा करवाया। पता चला कि तुम्हारा भी पीछा किया जा रहा था। शायद वो मौके की तलाश में है। क्या ये सच है? रुद्र की घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रुद्र ने अपने मन ही मन सोचा, इसका मतलब
अगर सच में वो बस में थोड़ी देर और रह जाती तो उस पर हमला हो सकता था। ये मैंने क्या किया? उसकी जान बचाने के चक्कर में उसको अकेले ही खतरे में भेज दिया। ऐसे मुंह ना बनाओ, बैल बुद्धि तो तुम थे ही, लेकिन उस बेअकल लड़की को भी तुम मौत के मुंह में छोड़ आए थे। तुम्हारी बीवी में कुछ गड़बड़ है, लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। माफ करना, लेकिन जब वो बेहोश थी तब मैंने उसके शरीर पर चोटों के निशान देखे। मैं और तुम तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ये बात मैं उससे नहीं पूछ सकता था, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्यों उसके पीछे कौन लोग पड़े हैं? उसकी असली पहचान क्या है? पहचान? उसकी असली पहचान है कि वो मेरी पत्नी है। इसके अलावा उसकी और कोई पहचान नहीं है, और ये सवाल उससे कभी मत पूछना। तुमने उसकी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। रुद्र की बात सुनते हुए कार्तिक ने गहरी सांस ली और फिर रुद्र से कहने लगा, और कितना पत्थर बनने की कोशिश करोगे? ज्यादा पत्थर बनोगे तो एक दिन टूट कर बिखर जाओगे। मुझे सच में जानना है कि उसकी असली पहचान क्या है। तुम जानते हो ना कि उस रात जब उस पर हमला हुआ तो वो 2 अलग लोगों ने किया था। जो महल के अंदर घुसे थे वो लोग कोई और थे, क्योंकि जयंत ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है ना कि जब तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हम उस दिन बचा कर लाए थे तब जयंत वापस भाग गया था। ये बात तुम्हारी बीवी को नहीं पता है, लेकिन तुम तो जानते हो ना। फिर कैसे बेवकूफ़ी कर सकते हो तुमने उसे बस पर अकेला ही चढ़ा दिया। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद वो जिंदा नहीं होती। तो अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मैं देख लूंगा कि मुझे उसके साथ क्या करना है, इसलिए तुम चिंता मत करो। बस इतना चाहता हूँ कि ये बात अपने तक रखना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं उस लड़की को पूरी हिफाजत के साथ यहाँ से शहर भेजने में तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो, मंजूर है? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें हर चीज की कीमत चाहिए होती है। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो या कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो तुम उसका पूरा हिसाब एक बराबर करने की कोशिश करते हो। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भी कुछ चाहिए होगा ना। बोलो, इस बार क्या कीमत लगाई है तुमने अपनी मदद की? इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी कीमत को सिर्फ तुम ही चुका सकते हो। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।